नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 22 फरवरी है और आज भी हम रोज़ की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जैसा कि हम लोग रोज़ करते हैं। और इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें ताकि आपको एक वीडियो संबंधित PDF फाइल उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आप प्रश्नों से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित जो भी उत्तर हैं उसको जान सकें और इसके साथ साथ उससे संबंधित जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक GK नॉलेज है, वो भी आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो उसको जानने के लिए, बेसिक नॉलेज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप जुड़ सकें लक्ष्य के साथ और आप बढ़ सकें अपने लक्ष्य की ओर। तो अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और लक्ष्य के साथ जुड़े। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि कोविड वॉरियर मेमोरियल की स्थापना ओडिशा के किस शहर में की जाएगी। तो ऑप्शन है पुरी, पारादीप, भुवनेश्वर, बोलांगीर। तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है। वहाँ पर बीजू पटनायक पार्क में कोविड वॉरियर मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का शुभारंभ किया। अटल पर्यावरण भवन का शुभारंभ किया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। तो ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, अरब सागर में स्थित है। वहाँ अभी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कि प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप पर, कवारत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी भी है, वहाँ पर अटल पर्यावरण भवन का अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने फोनल डाइवर्सिटी ऑफ बायोजियोग्राफिकल जोन कोस्ट ऑफ इंडिया शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। किस नाम से? फोनल डाइवर्सिटी ऑफ बायोजियोग्राफिक जोन कोस्ट ऑफ इंडिया शीर्षक से एक पुस्तक का अनावरण भी किया है। किसने अनावरण किया है इस पुस्तक का? केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा इसका अनावरण किया गया है। कहाँ? कावारत्ती, लक्षद्वीप में। इसी के साथ ही अटल पर्यावरण भवन भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो इसी के साथ देखा जाए, लक्षद्वीप पर एक दृष्टि डाला जाए तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित 36 द्वीपों का एक समूह है। कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। और किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट की ओर अरब सागर है यहाँ, तो अरब सागर पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है 36 द्वीपों का समूह, जो कि लक्षद्वीप है। और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसी के साथ इसका गठन जो किया गया था वो 1956 में, 1956 में किया गया था और 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम दिया गया था, जिसमें मिनिकोय द्वीप भी शामिल हुआ था। इसके साथ ही ये 8 डिग्री चैनल, जो कि मिनिकोय को मालदीव और के बीच में सीमा बनाता है। मिनिकोय जो कि लक्षद्वीप का एक हिस्सा है, उसमें मिनिकोय और मालदीव के बीच जो एक चैनल है वो कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। इसी तरीके से 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और मुख्य लक्षद्वीप समूह के बीच को अलग करता है। तो इसी प्रकार एक दृष्टि डालें तो क्या होती है प्रवाल भित्तियाँ, इसको हम जानें तो प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना से बने जीव होते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए जीव होते हैं, जो मुख्यतः कठोर खोल के होते हैं। इनके ऊपर कठोर खोल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये मुख्य रूप से सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन इनका रंग रंगीन दिखाई देते हैं, विशेष रंगों के दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक शैवाल होता है जो जूजेंथलिया नामक एक शैवाल निवास करता है। तो कि ये इस कठोर खोल के अंदर जो है एक मुलायम जीव भी निवास करता है, जो प्रवाल भित्ति होता है। जो जीव है वो क्या है? एक मुलायम जीव रहते हैं। किसके अंदर? इन कठोर खोल के अंदर जो है मुलायम जीव रहते हैं। और प्रवाल जो है वो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, यानी कि लैटिट्यूड्स देखें, यानी कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर देखें तो 30 डिग्री नॉर्थ,
30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में आने वाले जो भी सागरीय क्षेत्र हैं, महासागरीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये प्रवाल पाए जाते हैं जो कि उष्णकटिबंधीय सागर हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए जो एक तापमान चाहिए, उपयुक्त तापमान चाहिए, वो 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है प्रवाल भित्तियों को जीवित रहने के लिए। इसी प्रकार देखा जाए तो प्रवाल भित्ति जो है कम गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी होती है। प्रवालों के विकास के लिए जल जो होना चाहिए, जो सागरीय जल होना चाहिए, वह स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि अवसाद रहित होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा उसमें मिट्टी या गाद से भरपूर नहीं होनी चाहिए। जो जल है सागर का, वो मिट्टी और गाद से भरपूर नहीं होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि अवसादों के कारण क्या होता है कि जो प्रवाल भित्तियों के मुख हैं, खोल के जो मुख हैं, वो भर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब कोई प्रवाल मरता है तो उसके ही शरीर पर क्या होता है कि एक कड़ी के रूप में, उसके ही शरीर के ऊपर एक कड़ी के रूप में दूसरा प्रवाल जो है वो विकसित हो जाता है और इनकी आकृति कुछ एक टहनियों की तरह दिखाई देती है। अगर इस चित्र में देखें तो आपको स्पष्ट होगा तो कि किस तरीके से ये कलरफुल हैं, रंगीन हैं और इसके साथ साथ ये इनकी टहनियाँ निकली हुई हैं। तो ये प्रवाल भित्तियों का एक दृश्य है। इसी प्रकार से ये जो प्रवाल भित्तियों की जो आकृति हो जाती है वो किसकी तरह हो जाती है, टहनियों की तरह, जो वृक्षों की शाखाएं होती हैं उनकी तरह निकली हुई होती हैं। तो इस प्रकार जो प्रवाल हैं वो प्रवाल जीव मरने के उपरांत एक विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं जो कि दीवार के समान होती है, यानी कि एक के ऊपर एक जो खोल इकट्ठा होता रहता है, तो एक दीवार के समान की जो है आकृति बना लेते हैं। और आकृति बनाने के बाद जो एक दृश्य दिखाई देता है वह दीवार की भांति जो संरचना होती है उसी को प्रवाल भित्ति कहा जाता है, यानी कि कोरल रीफ कहा जाता है। प्रवाल भित्ति कहा जाता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल हैं वो एक के ऊपर एक जब एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और दीवार नुमा जो आकृति बनाते हैं उसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से जो सागरीय जैव विविधता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी कारण इसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। इसके साथ साथ सागरीय परितंत्र के ये की स्टोन के रूप में भी जाने जाते हैं। की स्टोन यानी कि यह हॉट स्पॉट या की स्टोन वो उनको कहा जाता है जो मुख्य रूप से अपने पास बड़े पैमाने पर या वह क्षेत्र जो किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैव विविधता को संरक्षण देते हो, विभिन्न प्रकार के जीवों को अपने भीतर संरक्षण देते हो। और यही कारण है कि जो प्रवाल भित्तियाँ हैं उन्हें समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। जिस प्रकार स्थलों पर वर्षा वन जो हैं, जो सदाबहार वर्षा वन है, वहाँ पर जैव विविधता बड़े पैमाने पर पाई जाती है क्योंकि वहाँ जीवन के अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। उसी प्रकार से जो समुद्र का वर्षा वन है वो प्रवाल भित्ति को कहा जाता है क्योंकि ये अपने भीतर बहुत से छोटे छोटे मुलायम जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो इनके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतुओं को ये आश्रय देता है, जिसके कारण ये समुद्र का वर्षा वन कहलाता है और जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है। और एक की स्टोन के रूप में, की स्टोन प्रजाति वे प्रजातियां होती हैं जिनके कारण, जिनसे जुड़े कर बहुत सी प्रजातियां अपना जीवन यापन करती हैं। तो प्रवाल विशेष रंगों के होते हैं। प्रवाल जो होते हैं वो विशेष रंगों के होते हैं और इन रंगों का जो कारण होता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ज़ूजेंथली नामक एक शैवाल होता है जो कि इन प्रवालों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, यानी कि ज़ूजेंथली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खुद भोजन बनाता है और स्वयं भी उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। उसके साथ साथ प्रवाल भित्तियों को भी उस भोजन प्रदान करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, और उसके बदले में प्रवाल भित्तियाँ ज़ूजेंथली शैवालों को आश्रय प्रदान करती हैं, घर देती हैं एक तरह से। तो विशेष प्रकार के जो रंग दिखाई देते हैं प्रवाल भित्तियों पर अलग अलग तरह के, जैसा कि इसमें आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें जो अलग प्रकार के जो रंग दिखाई दे रहे हैं ये ज़ूजेंथली शैवाल के कारण दिखाई दे रहे हैं। और इनका जो ब्लीचिंग होता है, ब्लीचिंग यानी कोरल ब्लीचिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत ये शैवाल जब कुछ ही जलवायु कारण की वजह से या जल की अशुद्धता की वजह से या तापमान में परिवर्तन की वजह से जब इन प्रवालों को छोड़कर चले जाते हैं या प्रवाल इनको अपने ऊपर से हटा देते हैं,
तब उन्हें कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है, प्रवाल विरंजन कहा जाता है। और इस क्रिया में जितने भी कोरल रीफ हैं वो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक रंग सफ़ेद होता है। और जो उनका रंगीन स्वभाव है, या जो रंग दिखाई देते हैं विभिन्न प्रकार के, वो जूजेंथिली शैवालों के कारण दिखाई देते हैं। और इस कारण से जो सहजीवी संबंध है वो समाप्त हो जाता है, और दोनों का ही जीवन, जूजेंथिली शैवाल और प्रवाल भित्तियों का जीवन खतरे में भी पड़ जाता है। तो इस प्रकार से यदि एक दृश्य देखा जाए कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ जो पाई जाती हैं मुख्य रूप से लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी में सबसे कम प्रवाल भित्ति पाई जाती है, और सर्वाधिक प्रवाल भित्तियों का जो समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। उसके अतिरिक्त मन्नार की खाड़ी में ये प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो 4 स्थानों पर भारत में प्रवाल भित्तियों का समूह देखा जाता है: लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और मन्नार की खाड़ी। तो कोरल ब्लीचिंग का एक भयावह दृश्य इसमें दिखाई देता है हमें कि 1980 के समय में जो प्रवाल भित्तियाँ रही होंगी वो कुछ इस तरह से बहुत रंगीन और कलरफुल रहीं। समय में परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल का तापमान में लगातार वृद्धि हुई है, जिसके कारण 2015 में कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई दिया। और 2050 में अनुमान लगाया जा रहा है कि समुद्र इसी प्रकार का अगर स्थिति बनी रही, जलवायु में परिवर्तन होता रहा और समुद्री जल में लगातार तापमान बढ़ता रहा, तब प्रवाल भित्तियाँ बिल्कुल भी नहीं बचेंगी, और इसकी वजह से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले और दूसरे प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सघन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, पीयूष गोयल या स्मृति ईरानी। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को शुरू किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को शुरू किया गया, और इसका फोकस उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर होगा जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण नहीं मिला, जिन्हें कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण नहीं मिला। तो इसका फोकस किस पर होगा? उन बच्चों पर और गर्भवती महिलाओं पर जिन्हें कोविड-19 महामारी के कारण जो है टीका नहीं मिल पाया। और इसका लक्ष्य भारत के सभी जिलों में 90% पूर्ण टीकाकरण का कवरेज प्राप्त करना है। और इसके दो दौरे होंगे, 2 बार में इसमें 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज कर लेना है भारत के सभी जिलों में। इस प्रकार एक दृष्टि डाली जाए तो मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत है वो 2014 में की गई थी। 2014 में इसे लॉन्च किया गया था, ताकि 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध सभी टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण हो सके। फिर इसके बाद टीकाकरण कार्यक्रम को और तेज करने के लिए और प्रभावी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। तो पहले ये मिशन इंद्रधनुष था जो 2014 में लाया गया, फिर उसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष लाया गया 2017 में। तो इंद्रधनुष में जिस प्रकार 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार 2014 में इसमें 7 बीमारियों के लिए टीके दिए जाते थे। सघन इंद्रधनुष में इन टीकों की संख्या तो कुछ बढ़ा दी गई, और इस प्रकार देखा जाए तो सघन मिशन इंद्रधनुष में जो कुछ बीमारियों को टीके दिए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस, और इसके साथ साथ निमोनिया, और फिर जापानी एन्सेफ्लाइटिस जो कि काफ़ी भयानक बीमारी है, जापानी एन्सेफ्लाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकस वैक्सीन, और इसके साथ साथ खसरा, रूबेला वैक्सीन इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले टीकाकरण हैं, जो कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 7 टीकाकरण थे, और सघन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत ये सभी टीका इन सभी बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाता है, जिसकी शुरुआत 2017 में की गई और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई थी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? ऑप्शन है गो इलेक्ट्रिक, स्विच दिल्ली, सोलर इलेक्ट्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गो इलेक्ट्रिक।
तो अभी हाल ही में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो हम फॉसिल्स फ्यूल जलाते हैं, जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं, उसको कम करने के लिए, उस पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक अभियान है, गो इलेक्ट्रिक अभियान को उसको शुरू किया है। गो इलेक्ट्रिक अभियान किसका अभियान है? BEE का अभियान है, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का अभियान है। तो इस अभियान को अभी केंद्र सरकार ने शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य प्रभावी लागत और पर्यावरण के अनुकूल और घरेलू रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ावा देना है। और इसके साथ साथ जो आयातित जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जो हम जीवाश्म ईंधन बड़े पैमाने पर आयात करते हैं, ये जीवाश्म ईंधन यानी कि जो डीजल है, कच्चा तेल है या पेट्रोल है, जिसको हम आयात करते हैं, दूसरे देशों पर निर्भर हैं जीवाश्म ईंधन के लिए, उस निर्भरता को कम करना है ताकि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपना सके बड़े पैमाने पर। और उस निर्भरता को कम करना है। किस निर्भरता को? जो निर्भरता हमारी किस पर है? जीवाश्म ईंधन पर है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो पब्लिक चार्जिंग, ई मोबिलिटी और इसके इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए जिम्मेदार है। और इसके साथ साथ BEE विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किसके अंतर्गत? विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो फरवरी 2021 में अभी हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की। स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत किस में कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की। तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इससे पहले फेम इंडिया यानी कि फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक वाहन योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले फेम इंडिया योजना को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें और अपने जीवन में जीवाश्म ईंधन को कम से कम उपयोग करें। तो इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक मोटर पर चलने वाले वाहन होते हैं और ये बैटरी की ऊर्जा पर चलते हैं और बैटरी को जो चार्ज किया जाता है वो बाहरी बिजली स्रोतों से चार्ज किया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो के अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो ये भारत का पहला और एकमात्र शहर है जिसे T2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। तो वह शहर कौन सा है? ऑप्शन हैं आपके सामने, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पटना। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। तो हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई और भारत का एकमात्र शहर है जिसे ये मान्यता दी गई। और ये मान्यता उन शहरों को दिया जाता है जहाँ पर वृक्षों की संख्या अधिक पाई जाती है और जो वृक्षों के लिए ज़्यादा संवेदनशील हैं, पेड़ों के लिए ज़्यादा संवेदनशील है, ट्रीज़ के लिए ज़्यादा संवेदनशील शहर हैं, वो उनको ये मान्यता दी जाती है और ये भारत का पहला और एकमात्र शहर है। तो हैदराबाद को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य और कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, और एक फाउंडेशन जिसका नाम है द अर्बन डे फाउंडेशन के द्वारा 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया। किसे? हैदराबाद को। हैदराबाद किस राज्य में है? भारत के तेलंगाना राज्य में है और उसकी राजधानी भी है। तो ये भारत में यह दर्जा पाने वाला एकमात्र शहर बना हैदराबाद और ये उन शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया जो शहरों में पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं कि वृक्षों की संख्या अधिक है और इसके साथ साथ वृक्षों का क्या महत्व है शहरों में, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, ध्वनि प्रदूषणों तक को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है वृक्षों की, जो कि शहरों में बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण होता है पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ। तो वृक्षों का जो एक महत्व है शहरों में, उसको पहचानने
के लिए जो शहर पहचानने में की श्रेणी में जो आते हैं, उन शहरों की सूची में अब हैदराबाद भी शामिल हो गया है, जो कि भारत का इस सूची में आने वाला पहला और अभी तक का एकमात्र शहर है। और अभी तक जिन शहरों को ये मान्यता मिली हैं उनमें अधिकांश विदेशी हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। इन देशों के जो शहर हैं वो इसमें शामिल हैं। और पिछले 2 वर्षों में, हालांकि इसकी शुरुआत कब की गई, 2018 में की गई थी इस सूची को तैयार करने की, तो पिछले 2 वर्षों में 63 देशों के शहरों को इसमें दर्जा दिया गया है। इसी के साथ ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम को 2018 में इटली के वर्ल्ड फोरम अर्बन फॉरेस्ट में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? वर्ल्ड फोरम अर्बन फॉरेस्ट में पेश किया गया था। कहाँ पर? इटली में इसकी शुरुआत की गई थी। इस प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ की गई थी? इटली में। कब की गई थी? 2018 में की गई थी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर, जो कि 5वां प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। तो अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक में, गवर्निंग काउंसिल की बैठक में, मीटिंग में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार भाग लिया या पहली बार भाग लेगा? तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है? तो ऑप्शन है आपके पास सिक्किम, अंडमान और निकोबार, लद्दाख या गोवा। तो आप लोगों के अनुसार क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। तो लद्दाख पहली बार कैसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जो इसमें हिस्सा लेगा, क्योंकि अभी हाल ही में उसका सृजन हुआ है। तो नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल की जो 6ठी बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और जैसा कि हम जानते हैं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। तो लद्दाख पहली बार इसमें भाग लेगा। और वहीं जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट के रूप में इसमें हिस्सा लेता था, वह पहली बार इसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज़ के रूप में भाग लेगा। इसी के साथ 6ठी बैठक में प्रशासकों के साथ जो है वो संघ शासित प्रदेशों को भी आमंत्रित किया गया, जहां पर विधान सभाएं हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उनको भी आमंत्रित किया गया। और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भी, यानी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं नहीं हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो इसी प्रकार देखें तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। कब किया गया? 2015 में किया गया। और इससे पूर्व जो एक आयोग था, योजना आयोग, उसका स्थान लिया है। ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, यानी कि नीतिगत थिंक टैंक है। विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़ बनाना इसका कार्य है और कल्याणकारी योजनाओं के विषय में भी आगे बढ़ना और देश का विकास किस प्रकार से हो उस पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना इसका कार्य रहा है। तो नीति आयोग का अगर प्रशासनिक परिषद देखें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल देखें या गवर्निंग बॉडी देखें, तो उसमें जो शामिल होने वाले सदस्य होते हैं उसमें प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्णकालीन सदस्य होते हैं उसके, जो कि परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसके साथ साथ पदेन सदस्य जो कि कुछ समय के लिए सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। और विधानसभाओं के संघ शासित प्रदेशों यानी कि उन संघ शासित प्रदेशों के, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं जहां विधानसभाएं होती हैं, यानी कि मुख्यमंत्री भी वहीं होंगे जहां विधानसभाएं होंगी। इसके अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उनके उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल होते हैं। उपराज्यपाल और अन्य संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? सीईओ हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के सदैव अध्यक्ष होंगे। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा 6ठा प्रश्न है वीडियो का, कि राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन। तो इसका आंसर होगा अमित शाह। तो अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने अभी नई दिल्ली में
प्रथम राष्ट्र 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक में 1939 में अस्तित्व में आए CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इतिहास, उसकी चुनौतियां, सफलताएं और बलिदान के बारे में विस्तार से बताया गया है। किसके बारे में? CRPF के विषय में है ये किताब, जिसका गठन कब किया गया था? 1939 27 जुलाई 1939 में किया गया था। इसी प्रकार देखें तो CRPF जो है वो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। किसका? भारत का। कौन? CRPF। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है भारत सरकार की, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी CRPF की स्थापना। वर्तमान में CRPF के महानिदेशक कौन है? AP महेश्वरी। AP महेश्वरी CRPF के महानिदेशक है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न, जो कि वीडियो का हमारा 7वां प्रश्न है, कि मिजोरम राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया? मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं कि 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या 22 फरवरी। तो इसका आंसर होगा 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को प्रतिवर्ष मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 20 फरवरी 1987 में मिजोरम भारत का एक राज्य बना था। और ये 1986 में किए गए 1986 में 1986 में किए गए 53rd यानी कि 53वें संविधान संशोधन अधिनियम से भारत का 23वां राज्य के रूप में उभरा था। भारत के 23वें राज्य के रूप में उभरा था 1986 में किए गए 53वें संशोधन के बाद। और इसकी राज्य के रूप में जो स्थापना की गई वो की गई 20 फरवरी 1987 में। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। चलने से पहले मिजोरम की एक स्थिति को देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर भी चलेंगे कि मिजोरम कहाँ है? भारत के पूर्वोत्तर का एक राज्य है। भारत के पूर्वोत्तर में आने वाले 8 राज्यों में से एक है। और ये असम, मणिपुर, त्रिपुरा भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसी के साथ बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मिजोरम उन राज्यों में से एक है जो संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है, यानी कि AMTM में शामिल हैं। यानी कि इसके अतिरिक्त जो 3 हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं। छठी अनुसूची में आने वाले राज्यों में शामिल हैं। कौन से 4 स्टेट हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM ये शामिल हैं। असम, M मेघालय, T त्रिपुरा और M मिजोरम। तो AMTM ये जो 4 राज्य हैं संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मिजोरम में 5 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियों से अक्सर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिजोरम में पाई जाने वाली जो 5 प्रमुख जनजातियां हैं, लूसी, रातले, पहाते, पावी और हमार, ये 5 प्रमुख जनजातियां हैं जो कि मिजोरम में पाई जाती हैं। वर्तमान में राजधानी इसकी है आइजोल और वर्तमान राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। तो इसी के साथ वीडियो के अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिलिंग लंगलोटा लोह अयस्क ब्लॉक और जुवाली लोह अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन भारत में किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। तो केंद्रीय खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। केंद्रीय खान मंत्री यानी कि सेंट्रल माइनिंग मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में प्रहलाद जोशी हैं। और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नवीन पटनायक। इन लोगों ने दोनों ने संयुक्त रूप से ओडिशा में 2 नए लोह अयस्क खदानों में उत्पादन का उद्घाटन किया है, शुरुआत की है, जिनका नाम है लंगलोटा लोह अयस्क ब्लॉक और गुवाली लोह अयस्क ब्लॉक। तो इन खदानों से ओडिशा के लिए लगभग
5,000 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व और विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यानी कि ओडिशा राज्य के राजस्व में इस खदान के शुरू होने से, लौह अयस्क खदान के शुरू होने से राजस्व में वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो लौह अयस्क के पर एक दृष्टि डालें तो भारत में स्थिति कुछ ऐसी है कि भारत में एशिया का विशालतम लौह अयस्क भंडार उपस्थित है और लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है भारत का विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में। तो भारत में लौह अयस्क या विश्व में देखा जाए लौह अयस्क जो है आयरन ओर, वो 4 प्रकार के आयरन ओर पाए जाते हैं, जिसमें पहला और सर्वोत्तम आयरन ओर जो है वो आपका मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है और ये काले रंग का होता है तथा इसमें धातु की मात्रा 72% होती है, यानी कि बाकी की अशुद्धियाँ होती हैं और 72% जो है वो धातु इसमें मेटल पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट जो है वो सबसे सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, आयरन और है। इसी प्रकार देखा जाए तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो हेमेटाइट आता है, जो कि मैग्नेटाइट के बाद अच्छा लोहा है और ये लाल और भूरे रंग में पाया जाता है और इसमें धातु का अंश जो होता है वो 60 से 70% के बीच में वेरी करता है। भारत में अधिकतर जो पाया जाता है वो हेमेटाइट ही पाया जाता है। हेमेटाइट को ही भारत में अधिकतर लौह अयस्क के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो मैग्नेटाइट होता है वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है और सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट होता है। उसके बाद आता है हेमेटाइट जो कि अधिकतर मात्रा में भारत में पाया जाता है, जिसमें धातु की 60 से 70% के बीच ही उसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। इसी प्रकार लिमोनाइट जो कि तीसरा क्रम में आता है अपनी शुद्धता को लेकर, तो ये प्राय पीले रंग का होता है और इसमें धातु का अंश जो है वो 10 से 40% के बीच में वेरी करता है। और इसी प्रकार एक सीडेराइट जो जिसमें अशुद्धियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं और इसमें भी 10 से 48% तक जो है धातु का गुण पाया जाता है और इसका रंग भूरा होता है और इसमें लोहे के साथ कार्बन का भी मिश्रण होता है। तो इस प्रकार जो लिमोनाइट है और सीडेराइट है ये सबसे निम्न कोटि के लौह अयस्क होते हैं। सबसे कहा जाए तो सबसे बेकार किस्म के लौह अयस्क होते हैं कौन? लिमोनाइट और सीडेराइट। तो इस प्रकार अगर देखा जाए सबसे अच्छा लोहा होता है मैग्नेटाइट और फिर उसके बाद हेमाटाइट। मैग्नेटाइट और हेमाटाइट का ही उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। लिमोनाइट और सीडेराइट का इतना अधिक उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें धातु की जो मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है और वीडियो का 9वां प्रश्न कि टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, चंद्रशेखर आज़ाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को अभी टाइम मैगजीन की वार्षिक सूची 2021 में के टाइम 100 नेक्स्ट को हाल ही में जारी किया गया और ये भीम आर्मी के प्रमुख नेता हैं जो दलित बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल चलाते हैं और उनको इस सूची में स्थान दिया गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी नाम की इनकी एक संस्था है, एक पार्टी है, उनके ये नेता हैं और ये दलित बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल चलाते हैं और इसलिए इनको इस सूची में रखा गया है। इसके अलावा जो भारतीय मूल की कुछ हस्तियां हैं लेकिन वह विदेशी नागरिकता उन्होंने प्राप्त कर ली है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के जो वित्त मंत्री है ऋषि सुनक, और इसके अतिरिक्त विजया गद्दे जो कि इंस्टाकार्ट के संस्थापक हैं और सीईओ अपूर्व मेहता, उनके अतिरिक्त शिखा गुप्ता और रोहन पाबुलुरी, ये कुछ भारतीय मूल की हस्तियां हैं जिनको टाइम मैगजीन में स्थान मिला है। लेकिन एकमात्र भारतीय हैं कौन? चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें भविष्य के 100 उभरते हुए नेताओं में देखा जा रहा है तो इस टाइम मैगजीन के द्वारा। तो इसी के साथ वीडियो का अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न आपके समक्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी। तो इसका आंसर होगा
21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को। तो 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता फैलाना है, यानी कि जो लिंग्विस्टिक साइंस है उसके बारे में जागरूकता अधिक से अधिक फैलाना है, और जो सांस्कृतिक विविधता है, कल्चर डाइवर्सिटी है, बहुभाषावाद है, उसको बढ़ावा देना है। यानी कि अधिक से अधिक जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गतिविधियों में लेकर आना और उनको बोलचाल में लेकर आना। सामान्य रूप से जो लोग अपनी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं उन भाषाओं को आगे लेकर आना है और अपनी मातृभाषा को जीवित रखना है, ये इसका एक उद्देश्य है। और इसकी घोषणा जो है यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 में की थी, 1999 में की थी। और इस दिवस को मनाए जाने का जो श्रेय दिया जाता है या इस दिवस को की शुरुआत जो करवाने का श्रेय दिया जाता है वो बांग्लादेश को दिया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के विचार से ही मातृभाषा दिवस को मनाने का जो विचार संयुक्त राष्ट्र को आया और यूनेस्को को आया, और इसके साथ बांग्ला भाषा को स्वीकृति देने के लिए संघर्ष के वर्षगांठ के रूप में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश ने बड़े पैमाने पर मातृभाषा दिवस को मनाए जाने के लिए विश्व स्तर पर कार्य किए और मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए भी बांग्लादेश ने महत्वपूर्ण कार्य किए। जो संघर्ष किया उसने उसकी वर्षगांठ के रूप में 21 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार यदि भारतीय संविधान में हम देखें तो मुख्य रूप से भारत में बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषा है वो हिंदी है, और उसके संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं तो संविधान के अनुच्छेद 343 में यदि हम देखें तो अनुच्छेद यह कहता है कि देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी। और वह यह भी कहता है कि अंकों का जो उपयोग किया जाएगा, यानी कि जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं, अंक हैं, उनका जो उपयोग किया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में ही किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में ही किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों तक, यानी कि जब हमारा संविधान शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 में, उसके 15 वर्षों तक अंग्रेजी आधिकारिक भाषा के रूप में बनी रहेगी। फिर उसके 15 वर्षों के बाद आधिकारिक भाषा के अलावा हिंदी का उपयोग करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि आज़ादी के 15 वर्ष बाद यदि राष्ट्रपति चाहें तो अंग्रेजी संविधान के 15 वर्ष, संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद यदि राष्ट्रपति चाहें तो अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग में रख सकते हैं और अंग्रेजी को हटा सकते हैं। लेकिन आज भारत सरकार आधिकारिक भाषा के रूप में दोनों ही भाषाओं को लेती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं को लेती है। तो 343 में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो भाषाओं के संबंध में हमारी संविधान की अनुसूची में 8वीं अनुसूची में भी प्रावधान किए गए हैं, और 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जो कि राज्यों की आधिकारिक भाषा के रूप में भी सूचीबद्ध है। जैसे कि विभिन्न प्रकार की मैथिली, डोंगरी, ओडिसी या जो नेपाली भाषा है वो भी अनुसूची 22 भाषाओं में से एक है। तो इस प्रकार 22 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती। तो ये 22 भाषाओं को जो है इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये राज्यों की आधिकारिक भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध है। तो राज्यों को इन भाषाओं को अपनाने, आधिकारिक भाषा के रूप में चुनने के लिए कोई बाध्यता नहीं है या बाध्य नहीं किया जा सकता है। राज्य अपने आधार पर इन 22 भाषाओं में से कुछ भाषाओं को चुनकर अपने राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में बना सकते हैं या उसके अतिरिक्त काम भी कर सकते हैं, दूसरी भाषाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत की संसद में कार्यवाही पर एक ध्यान दें तो उसमें जो भाषाओं का उपयोग किया जाता है तो संविधान के अनुसार देखें तो संसदीय कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी
में की जाएगी, दोनों में से किसी भी भाषा में की जा सकती है। और संविधान व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में स्वयं को व्यक्त करने की भी अनुमति देता है, यानी कि संसद में कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में अपनी बात को रख सकता है, उसकी अनुमति संविधान देता है। भले ही वो हिंदी में हो ना हो या अंग्रेजी में ना हो, वो अपनी मातृभाषा में, यदि वह तमिल बोल सकता है लेकिन वह किसी भी तरीके से हिंदी या अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रखता है, तो वो हिंदी अंग्रेजी का उपयोग नहीं करके अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। या किसी पूर्वी प्रदेश से आता हो, बंगाल से आता हो, तो वह अपनी बंगाली भाषा में बात कर सकता है, बोल सकता है। यदि उसे हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती है तब उनमें जब वो असमर्थ हो तब, हालांकि इसके लिए जो है सदन के स्पीकर की अनुमति आवश्यक होती है। सदन का स्पीकर को इसकी अनुमति, सदन के स्पीकर से इसकी अनुमति लेनी होती है। इसी के अतिरिक्त देखा जाए तो हमारी जो न्यायपालिका है उसके लिए भी भाषा के संबंध में हमारे संविधान ने प्रावधान किया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कार्रवाइयाँ होंगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी, ऐसा कहा गया है। हालांकि कुछ उच्च न्यायालयों में राष्ट्रपति से सहमति के बाद हिंदी का विकल्प भी प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति से सहमति के बाद किसका, हिंदी का विकल्प भी दिया गया है कुछ हाई कोर्ट्स में, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ये मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्य हैं, तो यहाँ पर हिंदी को हाई कोर्ट के कार्यों के संचालन के लिए सहमति प्रदान राष्ट्रपति जी द्वारा की गई है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा में ही सभी कार्रवाइयों को संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार संसद के पास कानून द्वारा इसे बदलने की शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालयों में या उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर सकती है। ये संसद के पास कानूनी अधिकार है उसके पास, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो 50 लाइक के टारगेट को जरूर अचीव करवाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शन है डॉक्टर अजय माथुर, अजय मल्होत्रा, संजय विश्वास या सुनील छेत्री। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप सभी लोग सक्षम हैं अपने इन प्रश्नों के उत्तर देने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।